रात का सन्नाटा था। गांव की गलियां वीरान पड़ी थीं। कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर सब कुछ फिर से खामोश हो जाता। आसमान पर आधे चांद की हल्की सी रोशनी बिखरी थी, लेकिन वो भी अंधेरे को काटने के लिए काफी नहीं थी। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे रात की खामोशी किसी अनजाने डर को अपने अंदर छुपाए बैठी हो। मजदूर रशीद और नईम पूरे दिन भट्ठे से ईंटें ढोते रहे थे। पसीना और थकान उनकी आंखों से साफ झलक रही थी, मगर अब उन्हें इन ईंटों को करीबी कस्बे तक पहुंचाना था। दोनों ने गधा गाड़ी पर सामान जमाया और रात ही में निकलने का फैसला किया, ताकि सुबह तक कस्बे पहुंचकर अपना काम पूरा कर लें। रास्ता सीधा था, मगर एक पुरानी मुश्किल सबको मालूम थी। कस्बे तक पहुंचने का एक ही करीबी रास्ता था, और वो कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरता था। गांव के बूढ़े अक्सर डरावनी बातें सुनाते। रात के वक्त उस कब्रिस्तान का रास्ता मत लेना। वहां रात में कोई चीज चलती है जो इंसान को अपने साथ ले जाती है। नईम ने गाड़ी के पहिए पर हाथ मारते हुए हौले से कहा, रोज रोज तो नहीं जाना पड़ता वहां से, बस आज ही जाना है। रशीद ने उसके चेहरे की तरफ देखा। पसीने की बूंदें उसके माथे पर जमी थीं, जबकि हवा ठंडी थी। नईम, रशीद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डरना मत। ये सब बातें बूढ़े लोग कहते रहते हैं, हमें अपनी रोजी देखनी है। नईम ने ठंडी आह भरकर जवाब दिया, मुझे तो आज भी याद है। पिछले साल जब लियाकत उसी रास्ते से गया था तो उसकी गाड़ी उलट गई थी। लोग कहते हैं उसने कब्रों के बीच किसी को चलते देखा था। रशीद थोड़ी देर चुप रहा, फिर रस्सी कसकर पकड़ी और बोला, अरे हादसे हर जगह हो सकते हैं। अगर ऐसी बातों से डरकर बैठ जाएंगे तो पेट कौन भरेगा। चलो, कब्रिस्तान का रास्ता ही लेना पड़ेगा, वरना सुबह तक मंजिल नहीं पहुंचेंगे। नईम ने बेमन से हामी भर दी। उसकी आंखों में डर साफ था, मगर मजबूरी और थकान ने उसे खामोश कर दिया। और यूं गधा गाड़ी के पहिए धीरे धीरे घूमते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ चले। चांदनी में उनकी लंबी परछाइयां पीछे की ओर गिर रही थीं, और रात की खामोशी अब और भी भारी महसूस हो रही थी। जैसे ही गाड़ी कब्रिस्तान के करीब पहुंची, गधा अचानक ठिठक गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं, जैसे किसी ने उसके ऊपर अचानक बोझ डाल दिया हो। चल रे, आगे चल, अभी तो रास्ता शुरू भी नहीं हुआ। लेकिन गधा टस से मस न हुआ। उसकी आंखें फैल गईं और कान खड़े हो गए। नईम झुंझलाकर नीचे उतरा और पहिए के पास जाकर बोला, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं धक्का देता हूं। जैसे ही उसने गाड़ी के पहिए को हाथ लगाया, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, ऐसा झोंका जिसने उसकी हड्डियां जमा दी। नईम ठिठुरकर पीछे हट गया। उसी वक्त जमीन से कड़कड़ाहट की आवाज आई, जैसे नीचे से कोई टूटी हुई हड्डियां हिला रहा हो। दोनों ने नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए। ईंटों के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे ढस रही थी। पहिए के नीचे से मिट्टी खींच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी नजर न आने वाले हाथ ने पूरे सामान को पकड़ रखा हो और धीरे धीरे उसे नीचे खींच रहा हो। रशीद डर से चीख पड़ा, नईम, ये क्या हो रहा है? देखो, सामान अंदर जा रहा है। नईम तुरंत घबराकर गाड़ी पर चढ़ा और ईंटें खींचने लगा। जल्दी पकड़ो, वरना सब गया। लेकिन जितनी ईंटें वो ऊपर से उठाता, नीचे से मिट्टी उन्हें निगल लेती, जैसे कोई अदृश्य जबान हर ईंट को चाट कर अंदर खींच रही हो। चंद लम्हों में आधी गाड़ी खाली हो गई और बाकी का बोझ भी धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। इसी दौरान गधे ने जोर से रेंगा और अचानक पीछे हट गया। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे वो सामने कुछ देख रहा हो। रशीद और नईम ने कांपते हुए नजर उठाई।
और कब्रों के बीच से धुंध जैसे साए उठने लगे। वो साए धीरे धीरे उनका घेरा करने लगे। एक साया उनके बिल्कुल करीब रुका। उसकी आवाज खोखली थी। ये रास्ता तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं है, ये सामान अब हमारा है। रशीद कांप गया। उसकी टांगें थरथरा रही थीं। हम मजदूर हैं, बस अपनी मेहनत की रोजी ले जा रहे थे। हमारा कुछ मत लो, खुदा के लिए छोड़ दो। साया खामोश रहा। लेकिन उसी वक्त पीछे की कब्र हल्की सी हिली। मिट्टी उखड़ने लगी और उसमें से एक सड़ी गली लाश आधी बाहर निकल आई। उसका मुंह अध खुला था और आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे। उसने टूटी हुई भर्राई हुई आवाज में कहा, तुमने कब्रिस्तान की खामोशी तोड़ी है। अब ये गाड़ी और इसका सामान हमें नजर आने में मिलेगा। नईम दहशत से पीछे हट गया। या अल्लाह रहम कर, हमें बख्श दे। साया ठंडी हंसी हंसा। साया गूंजती हंसी के साथ, तुमने अंधेरी रात में कब्रिस्तान को रास्ता बनाया। अब तुम्हारी मेहनत भी हमारी है और तुम्हारा डर भी। अचानक पूरी गाड़ी जोर से हिली। बाकी का सारा सामान एक झटके में मिट्टी में धंस गया। गाड़ी पूरी तरह खाली हो चुकी थी। रशीद और नईम ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन भी नरम होती जा रही थी, जैसे वो भी उन्हें अपने अंदर खींच लेना चाहती हो। रात की खामोशी अब चीखों और सरसराहट से भर चुकी थी। आसमान पर बादल छा गए थे और चांद की हल्की रोशनी भी सायों में गायब हो गई थी। रशीद और नईम की सांसें तेज थीं। दोनों भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखते, मगर साए उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। गधा गाड़ी से अलग होकर दूर भाग चुका था। अब दोनों मजदूर अकेले कब्रों के बीच थे। हर तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देती, कभी औरत की, कभी बूढ़े की, कभी बच्चे की, जैसे पूरा कब्रिस्तान उनसे बातें कर रहा हो। रशीद और नईम को लग रहा था कि कब्रिस्तान जिंदा हो चुका है। हर कब्र से जैसे कोई जाग रहा हो और उनकी तरफ बढ़ रहा हो। अचानक एक पुरानी टूटी हुई कब्र का ढक्कन हिला। मिट्टी उखड़कर नीचे गिरी और एक सड़ा गला शव धीरे धीरे बाहर निकल आया। उसकी आंखें खोखली थीं, मगर उनमें नजर डालते ही इंसान का कलेजा कांप जाए। उसने कराहते हुए कहा, तुम इंसानों को बार बार कहा गया था इस रास्ते पर मत आओ, मगर तुम्हारी भूख तुम्हें यहां खींच लाई। अब तुम और तुम्हारी मेहनत दोनों इसी मिट्टी में समा जाओगे। नईम कांपते हुए पीछे हटा और बमुश्किल बोल पाया, हम गरीब हैं, मजबूरी में आए हैं, हमें छोड़ दो। मगर शव की आवाज और गहरी हो गई। मजदूरी की भूख मौत की कीमत होती है। तुमने रात को हमारे हिस्से की खामोशी तोड़ी, अब तुम्हें भी ये खामोशी ओढ़नी होगी। रशीद ने हिम्मत करके कहा, अगर सामान चाहिए तो ले लो, लेकिन हमें जाने दो, हमारी जिंदगी पर रहम करो। तभी पीछे से दूसरा साया निकलकर बोला। उसकी आवाज पत्थर घिसने जैसी थी, जिंदगी तुम्हारे पास अब बची कहां है? देखो, तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन, वो तुम्हें बुला रही है। दोनों ने नीचे देखा। सचमुच मिट्टी उनके पैरों के नीचे से खिसक रही थी। जमीन नरम होती जा रही थी, जैसे कोई हाथ उन्हें खींच रहा हो। नईम चिल्लाया, रशीद भागो, वरना जिंदा गाड़ दिए जाएंगे। दोनों दौड़ पड़े, मगर कब्रिस्तान का रास्ता लंबा होता जा रहा था। जहां जाते वहां से नए नए साए निकल आते। एक और साया उनके रास्ते में आकर रुक गया। उसने हाथ उठाकर कहा, अब कोई रास्ता नहीं, यहां से निकलेगा तो सिर्फ तुम्हारा नाम, तुम्हारा जिस्म यहीं रह जाएगा। नईम रो पड़ा, हमसे क्या गलती हो गई, बस काम की तलाश में आए थे। साया ठंडी हंसी हंसा, काम की तलाश में आए थे, अब आराम की तलाश में रहोगे हमेशा के लिए। कब्रिस्तान के साए अब उन्हें घेर चुके थे। चारों तरफ से अंधेरा गाढ़ा होता गया। दोनों ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा।
मगर वहां भी सिर्फ काले बादल थे। धीरे धीरे मिट्टी उनके घुटनों तक आ गई। साए फुसफुसा रहे थे, अब ये भी हमारे हिस्से में है, इनकी मजदूरी भी, इनकी सांसें भी। रशीद चीखते हुए बोला, नहीं, हमें छोड़ दो। मगर आवाज मिट्टी में दब गई। कुछ ही पलों में दोनों जमीन के अंदर समा गए। कब्रिस्तान फिर से खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहते हैं उस रात के बाद रशीद और नईम कभी गांव वापस नहीं लौटे। लोग अब भी रात को उस रास्ते से गुजरते हुए गधे की चीख और मजदूरों की मदद की पुकार सुनते हैं। शायद उनकी रूहें अब भी वहीं कैद हैं, उस कब्रिस्तान के सायों के बीच।